हेलो बच्चों। मैं हूं शुभम गुप्ता या शुभम संभव। और आज हम साथ मिलकर समझने जा रहे हैं क्लास 10th हिंदी कोर्स बी का ये कमाल का चैप्टर पतझड़ में टूटी पत्तियां। कुछ पाठ होते हैं ना बच्चों, जो सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं होते हैं। कुछ पाठ जो होते हैं वो जीवन के मर्म और उद्देश्य के साथ आते हैं। कोई ऐसी सीख लेकर के आते हैं जो विद्यार्थी को जीवन भर काम आएगी। पर विद्यार्थी केवल कथा जानना चाहता है, कथा का मर्म और अर्थ नहीं जानना चाहता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, जब 10th 11th में होते हैं, या एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तो यही लगता है कि यही सब कुछ है। मैं ये बातें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये चैप्टर भी इसी बारे में है, पतझड़ में टूटी पत्तियाँ। कि जैसे ये पतझड़ की पत्तियों को देखो, कुछ हरी पत्तियां हैं यहाँ पे, कुछ टूटी हुई पत्तियां हैं। जब हरी पत्ती एक टूटी हुई पत्ती को देखती है ना बच्चों, तो उसको यही लगता है कि मेरा ऐसा अंजाम नहीं होगा। मतलब होगा भी तो इसमें अभी बहुत टाइम है, मुझे तो अभी झड़ने में टूटने में बहुत समय है, अभी नहीं। और फिर ये पत्तियां जो है, या तो हमेशा भविष्य के बारे में सोचती हैं कि भविष्य में मैं अच्छा हो जाऊंगी, अच्छे से अपना काम कर लूंगी, या अतीत में खोई रहती हैं। व्यक्ति जब जवान होता है, जब उसमें ऊर्जा होती है, तो वो भविष्य के सपनों में कई बार खो जाता है कि भविष्य में ये करूंगा, ऐसे करूंगा, ये बिजनेस करूंगा, फलाना करूंगा, ढिमकाना करूंगा। यही सब सोचते हैं। और जब धीरे धीरे उसके सपने पूरे नहीं हो पाते हैं, तो कुछ लोग अपने अतीत को देकर के पछताते हैं कि तब समय था, तब कुछ चीज़ें नहीं की। अरे यार, लेकिन का मेरा अतीत कितना अच्छा था। अरे बेबलेट और पोकीमोन जैसे कार्टून्स देखे थे, आजकल क्या छोटा भीम माइटी राजू दिखा रहे हैं, सड़ा रहे हैं। है ना। तो ये सारी चीजें होती है, तो या तो हम अतीत में जी रहे हैं या भविष्य में जी रहे हैं, पर वर्तमान में नहीं जी रहे। ये जो पाठ है ना बच्चों, पतझड़ में टूटी पत्तियां, इसमें दो कहानियां दी गई हैं आपको। और ये दोनों कहानियां जो हैं, ये आपके जीवन में आपके काम आएगी। कैसे काम आएगी सर, हमको क्या ये जॉब दिला देंगी? नहीं, पर ये कहानियां आपको ये रियलाइज करवाएंगी कि नो मैटर आपकी इस वक्त सिचुएशन क्या है, नो मैटर आपने पढ़ना शुरू किया है नहीं किया है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, घर में झगड़े होते हैं नहीं होते, इससे भी बड़ी परेशानियां हो सकती हैं। पर मायने ये रखता है, क्योंकि देखो जीवन इस बारे में नहीं है। जीवन इस बारे में नहीं है कि आपके साथ हो क्या रहा है, जीवन इस बारे में है कि आप अपने अंदर क्या महसूस कर रहे हो। लाइफ इज ऑल अबाउट द एक्सपीरियंसेस वन हैज। तो आप अपने जीवन की अनुभूति कैसे कर रहे हो, अपने आदर्शों से अनुभूति कर रहे हो, प्रेम से अनुभूति कर रहे हो, समर्पण से अनुभूति कर रहे हो, या अंगराज की तरह दान देकर के अनुभूति कर रहे हो, चुनना तो आपको है ना। पतझड़ में टूटी पत्तियां, ये फिर जितने भी चैप्टर्स हैं ना, कोर्स बी वालों के तो चैप्टर्स काफी अच्छे हैं, कोर्स ए वालों के पोएम्स काफी अच्छे हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? ये सारे चैप्टर सीबीएसई ने बहुत चुन चुन के डाले हैं आपके सिलेबस में। खैर, इसके जो लेखक है वो है रवि रविंद्र केलेकर जी। पतझड़ में टूटी पत्तियां जो है, दो छोटी छोटी कहानियां हैं, और ये दोनों कहानियां जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट मैसेज देती हैं, और वो चीज़ें बताती हैं, वो सीक्रेट बताती हैं एक तरीके से, जो आपको आगे ले जाने में काम आएगी। ठीक है, पहला सीक्रेट ही देखते हैं। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था, मैंने हिंदी का एडू मंत्रा पे जो जितना हिंदी डिवीजन है मैंने ही पढ़ाया है। फेस कैम वीडियोस भी कुछ है, ऐसी कुछ नॉन फेस कैम वीडियोस भी है। तो मैं सोच रहा था कि ये एक इमेज है। ये दो इमेजेस जो हैं, ये जो दो चित्र हैं ना, ये एक गुरु के रोल को, एक गुरु की भूमिका को बड़े अच्छे या उत्तम तरीके से दर्शाते हैं। गुरु शब्द का अर्थ होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के जाए, और वही हम यहाँ करने आए हैं, वही मैं यहाँ करने आया हूँ। तो अगर कोई भी ऐसा बच्चा इस वीडियो को देख रहा है जिससे ये लग रहा है सर आप 10 मिनट में मेरे को चैप्टर की सिर्फ स्टोरी बता दो, मैं वो नहीं बता सकता, क्योंकि फिर ये मैं गद्दारी करूंगा अपने काम से। अगर मैंने तुम्हें बता भी दिया कि हाँ, एक कहानी जापान के चाय के बारे में है, और एक कहानी जो है वो सोने और तांबे के बारे में है, उसकी सीख के बारे में भी ऊपर ऊपर से बता दिया। देखो, पता है जब हम किसी शख्स को देखते हैं ना वर्दी में, तो ये सोचना बड़ा आसान है कि अरे यार ये तो देशभक्त है, देशभक्ति के बारे में बात हो रही है। एक तो कुछ बेवकूफ़ होते हैं जो कहेंगे यार ये सिर्फ एक मतलब सोल्जर है वर्दी में, सैनिक है वर्दी में। और कुछ लोगों से कहोगे कि मतलब अरे मतलब ये सच में क्या है, उससे भी बड़े बेवकूफ़ लोग होते हैं, तो कहते हैं अरे ये एक देशभक्त है। या अगर किसी मरे हुए सोल्जर को दिखाते हो, या फिर देश का झंडा दिखाते हो, तो देशभक्ति के बारे में सोचते हैं। ये गलत आइडिया नहीं है, पर ये बहुत खोखला आइडिया है, क्योंकि वो कोर वैल्यू नहीं पकड़ पाते। जब हम देशभक्ति की बात कर रहे हैं, तो पहले ये तो बताओ कि देश क्या है। सर क्या बता रहे हो आप, देश क्या है सर? जमीन का टुकड़ा ही तो देश है सर। मतलब सर हमको बताने नहीं आ रहा, पर हम जहां रहते हैं वो देश है।
जब मैंने नेताजी का चश्मा पढ़ाया था कोरसे वालों को, पहला ही चैप्टर है उनका, आपका तो शायद बड़े भाई साहब है, वो पाठ आदर्शों के बारे में, बड़े भाई साहब जो आपका पाठ है। नेताजी का जो चश्मा पाठ है बच्चों, वो नेताजी का चश्मा जो पाठ है वो देशभक्ति और देश के बारे में है। उस पाठ में ये साफ तौर पे लिखा गया है, और एक तरीके से ये उस पाठ की कोर वैल्यू है कि देश जो है वो किसी ज़मीनी भूभाग को या ज़मीन के टुकड़े को नहीं कहते। देश तो एक विचार है। A nation is essentially an idea. When too many people believe in that idea, that one idea becomes an ideology. देश जो है वो एक विचार है, और जब कई लोग उस एक विचार में विश्वास रखते हैं तो वो एक विचार एक विचारधारा बन जाता है। तो देश तो एक विचारधारा है, तो कोई चाहे इस जमीन के टुकड़े पर पैदा हुआ हो या 7 समंदर दूर की किसी जमीन के टुकड़े पर पैदा हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक वो इस देश की सद्भावना में, देश के विचार में विश्वास रखता है, फिर चाहे उसके चमड़े का रंग कोई भी हो, जबान की या जीभ को हिलाने का ढंग कोई भी हो, वो देशभक्त हो सकता है। देश जब आपके भी चैप्टर कोर्स में एक पोएम है ना, कैफी आजमी जी की, कर चले हम फिदा, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो उसमें भी जो है से वो लोगों को लगता है कि ये सिर्फ मतलब सैनिकों के बारे में, सैनिक के जीवन के बारे में, एक सैनिक क्या कहना चाहता है, सैनिक का संदेश क्या है, इस बारे में है। पर जब वो जो कविता पढ़ाई थी ना मैंने, तब भी मैंने ये चीज़ बताई थी कि वो जो कविता है वो इस बारे में है कि सैनिक कौन है। जिसे ये नहीं पता कि सैनिक कौन है, उसे सैनिक के कर्तव्य या सैनिक के संदेश से भी क्या पता चलेगा। सैनिक वो नहीं है जो वर्दी पहनता है, सैनिक वो है जो इस देश की विचारधारा में विश्वास रखता है। सैनिक वो है जो इस विचारधारा को बचाने के लिए, जो ये जानता है कि मेरे आज के बलिदान से या आज 2 बूंद पसीना बहाने से या चलने से और कुछ लोग हैं जो चैन से सो सकते हैं। जो ये चीज़ जानता है, जो समझता है। ऐसे भी तो बहुत लोग हैं ना जो विदेशों में फंसे हुए हैं या जो रोज़ संघर्ष करते हैं, लोकल ट्रेनों में चल करके जाते हैं, जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है पर अपना काम ईमानदारी से करते हैं। ऑफिस में ऊपर बढ़ने के लिए पॉलिटिक्स होती है लेकिन हार नहीं मानते, कुछ ना कुछ करते हैं। तकलीफें होती हैं, परिवार कभी दुखी हो जाता है, शिकायतें करता है, पर हिम्मत नहीं हारते। हाँ, कभी कभी गुस्सा हो जाते होंगे, बीवी से झगड़ा हो जाता होगा, बच्चों को डांट देते होंगे, पर कहीं ना कहीं अपने संतान और अपने परिवार से प्रेम करते हैं। गरीबी थोड़ी हो सकती है पर गलत काम करके कभी पैसा नहीं कमाते। ईमानदारी से जो कमाते हैं उसी को खा के संतोष कर लेते हैं। ऐसा शख्स भी तो सैनिक हो सकता है ना। वो कोई भी शख्स जो अपने लिए अपना मतलब ये सोचे कि ठीक है, जो मतलब खुद 2 पल और खटने के लिए तैयार हो जाए पर दूसरों को सुकून दिलाना चाहता है। जो जब जाता है तब भी ये उम्मीद नहीं करता कि मेरे जाने के बाद मेरे सम्मान में प्रतिमाएं बनवाना। अरे वो तो चला गया, अब उसके सम्मान में क्या करोगे तुम प्रतिमाएं बनवा करके। एक सत्य जान लो बच्चों, बीइंग हैप्पी इज मोर इंपॉर्टेंट देन बीइंग ऑनर्ड, है ना। प्रसन्न रहना सम्मान पाने से अधिक आवश्यक है। तो क्या करोगे प्रतिमाएं बनवा के? तो समझ पा रहे हो सैनिक कौन है? जो खटने के लिए तैयार है, जो खपने के लिए तैयार है, जाते हुए भी जिम्मेदारियां निभाते हुए जाता है, वो एक सैनिक है। तो ये रोल होता है कोर वैल्यूज का। जब ये चीजें इस देश के बच्चों को पता होगी तभी तो लोग ऐसे ही थोड़ी कहते हैं पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। अरे पढ़ा क्या रहे हो इंडिया को? खचरा पढ़ाओगे तो कैसे इंडिया आगे बढ़ेगा? लेकिन नहीं फर्क पड़ता इन सब चीज़ों से। पर मैं अपने दायित्व से पीछे नहीं मुड़ सकता, क्योंकि कल को बाद में जब समाज में क्राइम बढ़ते हैं, लोग नहीं समझते, अपने ही सैनिकों पर लोग पत्थर चलाते हैं ना, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन तो सीधा बोलती है हमारी क्या गलती है, शिक्षा प्रणाली को क्यों दोष दे रहे हो? शिक्षा प्रणाली में तो हमने काफ़ी ऐसे चैप्टर्स डाले हैं जिससे मॉरल डेवलपमेंट हो। सिर्फ फिर ये देश के लोग पत्थर क्यों चला रहे हैं? शिक्षक कौन है? क्या पढ़ाया है शिक्षक ने? सर हमने पढ़ा दिया, कहानी था ना वो कि मतलब सैनिक कह रहा है, हाँ नहीं सैनिक कौन है वो बताया। सर उसमें बताना क्या है? वो जो वर्दी पहनते हैं ना, सोल्जर, सोल्जर नहीं, वो तो इंग्लिश का तुम ट्रांसलेशन क्यों बता रहे हो? सैनिक कौन है वो बताओ। क्या कर सकते हैं? मैं गुस्से में नहीं हूं, मैं सच बता रहा हूं। सत्य सूर्य की तरह होता है, आंख बंद रखो खुली रखो क्या फर्क पड़ता है। 20 मिनट में कैसे चैप्टर पढ़ा दूंगी? कोई भी चैप्टर कैसे पढ़ा दूं 15 मिनट में, 16 मिनट में? हाँ लेकिन गुरु का शब्द का अर्थ होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के जाए। सच्चा ज्ञान जो है वो आध्यात्म में नहीं है। सच्चा ज्ञान तब है जब आप चीजों को बारीकी से समझना समझ जाते हो। एनीवेज,
पाठ प्रवेश के बारे में समझ जाते हैं। जो लोग मेरी बात समझ गए होंगे वो समझ ही गए होंगे। ये जो पाठ है ना बच्चों, ये पाठ इस बारे में है कि जो छोटी छोटी कुछ कहानियां आपको दी गई है, चलिए पढ़ ही लेते हैं। प्रस्तुत पाठ के प्रसंग पढ़ने वालों से थोड़ा कहा बहुत कम, माफ कीजिए, प्रस्तुत पाठ के प्रसंग पढ़ने वालों से थोड़ा कहा बहुत समझना की मांग करते हैं। ये प्रसंग महज पढ़ने सुनने के लिए नहीं है। एक ये गलत लिखा है, पढ़ने के बाद गुणने लिखा है, माफ कर दीजिए मेरी गलती है। पढ़ने सुनने की नहीं, एक जागरूक और सक्रिय नागरिक बनने की प्रेरणा भी देते हैं। मैंने वही तो कहा कि जो आपके लेखक हैं वो भी आपसे यही अपेक्षा करते हैं कि ये छोटी छोटी कहानियां जो है पढ़ के सुन के, अरे चुटकुला, अरे अच्छी कहानी थी, निकाल मत दो। ये कम बोला है, कम कहा है, कम आप शायद सुनेंगे भी जब मैं स्टोरी बताऊंगा, पर इसका मीनिंग बहुत बड़ा है। और वही मैं चाहता हूं कि आप जो है वो समझे और फटाफट उसको लेकर के आगे बढ़ जाए, तेजी से आगे बढ़ जाए, ठीक है। पहला प्रसंग जो है बच्चों, वो गिन्नी का सोना है। गिन्नी का सोना, ठीक है। अब ये इस पाठ में दो छोटी छोटी कहानियां दी गई हैं। पहली कहानी का शीर्षक है गिन्नी का सोना, ठीक है, यहां तक क्लियर। अब बच्चों, अब हम ये समझते हैं कि गिन्नी क्या होता है एक्चुअली, और गिन्नी के सोना पहले हमें ये पता होगा, तभी हम बता पाएंगे कि कहानी में लेखक जो है कहना क्या चाह रहे हैं। गिन्नी मतलब होता है बच्चों कॉपर। कॉपर यानी कि जिसको आप कह सकते हैं हिंदी में एक तरीके से तांबा, है ना। कुछ लोग अलग अलग नाम से भी पुकारते होंगे, पर तांबा इसका सही नाम है। तो बच्चों, ये जो सोना हम अपने आसपास देखते हैं ना, ये 100% प्योर गोल्ड नहीं होता। हाँ, नेचर में 100% प्योर गोल्ड एग्जिस्ट करता है, आप 100% प्योर गोल्ड निकाल सकते हैं, पर उसमें वो चमक और वो मजबूती नहीं होगी कभी भी। तो ये जो भी हम सोना देखते हैं ना, सोने के बिस्किट्स देखते हैं या सोने के कॉइन्स वगैरह देखते हैं, या औरतें जो सोने की अपनी देखो ऐसी ज्वेलरीज भी बनवाती है ना, तो ये गिन्नी का सोना होता है। गिन्नी का सोना यानी कि क्या, एक तरीके से मिलावटी सोना आप कह सकते हो। यानी कि ये 100% प्योर सोना नहीं है। 100% प्योर सोना पहनोगे तो लटक के गिर जाएगा, टूट जाएगा गले से, और इसमें वो चमक भी नहीं होगी। तांबा मिलाया जाता है सोने में इसलिए वह ज्यादा चमकता है, शुद्ध सोने से भी ज्यादा मजबूत होता है। दो रीजंस हैं कि सोने के अंदर गिन्नी मिलाई जाता है, तांबा मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है? ताकि एक तो वो मजबूत हो, वरना सोना बहुत लचीला होता है, बहुत वीक मेटल होता है आसानी से टूट जाएगा। तो फिर उसमें तांबा मिलाया जाता है उसकी मजबूती बढ़ाने के लिए, और दूसरा उसकी चमक को बढ़ाने के लिए। देखो ये कितना मस्त चमक रहा है ना तो ये जो गिन्नी का सोना है ना, इसके बारे में लेखक पहले बताते हैं, और इसमें एक बहुत बड़ा जो है मैसेज छुपा हुआ है कि शुद्ध आदर्श भी शुद्ध सोने की तरह होता है। बच्चों, यहाँ पे हम मेन पॉइंट पर आते हैं। हम महामहिम भीष्म की बात कर सकते हैं जिन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया। हम अंगराज कर्ण की बात कर सकते हैं जिन्होंने जीवन भर ये संकल्प निभाया कि सूर्य वंदना के बाद जो कोई भी मुझसे जो कुछ भी मांगेगा मैं उसे दे दूंगा। अब जिन लोगों को इतनी महाभारत नहीं पता, उनके लिए अगर मैं साफ शब्दों में बताऊं तो महान आदर्शों की बात की जा रही है। हो सकता है, जैसे मैं अपने एग्जाम्पल से बताता हूं, कि मेरा आदर्श ये है कि भले ही वीडियोस थोड़ी लंबी हो, पर झूठा ज्ञान और खोखला ज्ञान बच्चों को नहीं देंगे, क्योंकि अधूरा ज्ञान दो तरफा तलवार की तरह होता है, जो ज्ञान लेने वाले और देने वाले दोनों को नुकसान पहुंचाता है भविष्य में। और ऐसे भी अपनी अंतरात्मा से कैसे झूठ बोलेंगे बाद में? तो हाँ, ऊपर ऊपर से बोल सकते हैं पढ़ा दिया, पर कहीं ना कहीं सबको पता होता है क्या पढ़ाया और क्या पढ़ाया नहीं है। और जब कोर वैल्यू पता होती है ना, मैं बार बार कहता हूं, कोई भी शख्स जो है वो आम को उसके शेप की वजह से, उसके कलर की वजह से, उसके मज्जे की वजह से, उसकी गुठली की वजह से पसंद नहीं करता। लोग आम को पसंद करते हैं उसकी रस की वजह से। ये रस जो है ये कोर वैल्यू होती है चैप्टर की, जो बच्चों को समझना जरूरी है, समझाना हमारा कर्तव्य है। तो मैं दूसरों के बारे में क्यों बताऊं, मैं अपना एग्जाम्पल देता हूं। मेरा आदर्श ये है कि मैं कभी भी अधूरा ज्ञान या फिर मतलब बिना कोर वैल्यू के सिर्फ चैप्टर, सिर्फ स्टोरी, सिर्फ कहानी पढ़ा के मैं नहीं जा सकता, क्योंकि ये गलत होगा, ये अपमान होगा उन सब लोगों का जिन्होंने कहानी लिखी है। तो लेखक ये कहते हैं कि शुद्ध सोना जो है ना, वो आदर्शों की, बहुत उच्च आदर्शों की तरह होता है ना। उसमें थोड़ा व्यवहारिकता का तांबा मिलाना पड़ता है। अब आपको कई वीडियोस में व्यवहारिकता का मतलब नहीं बताया जाता। व्यवहारिकता का मतलब होता है कि आपका बच्चों कैरेक्टर कैसा है, आप अपने आसपास के लोगों के साथ व्यवहार कैसे करते हो। एक सत्य जान लो बच्चों, वो कहते हैं ना कि मतलब अगर कोई इंसान अंदर से काफ़ी अच्छा है
पर बाहर से अगर वो बहुत अकड़ू है, बहुत खड़ूस है, या अगर अकड़ू खड़ूस नहीं भी है फिर भी उसको लोगों के साथ व्यवहार करने नहीं आता, वो कभी कभी बदतमीजी कर देता है, या कभी कभी अपनी जो अंदर की क्वालिटीज़ हैं उनके ऊपर घमंड करने लगता है। क्वालिटीज़ हैं तभी तो घमंड कर रहा है ना, लेकिन घमंड करने लगता है तो अपने घमंड में वो लोगों की डिसरिस्पेक्ट करने लगता है। तो ऐसा शख्स जो है, भले ही उसके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हो, भले ही उसके अंदर बहुत अच्छे आदर्श हो, पर वो मतलब 100% प्योर गोल्ड होता है ना, आसानी से टूट जाएगा। लोग उसको मतलब वो बिकेगा नहीं इतना, लोग उसको इतना पसंद नहीं करेंगे, और वो लाइफ में कुछ बहुत बड़ा अचीव कर भी ले तो भी कभी भी लोगों की गुड बुक्स में नहीं आ पाएगा। समाज उसे सम्मान की दृष्टि से नहीं देखेगा, क्योंकि उसने भले ही अपने लिए खुद कुछ कर लिया हो पर समाज के लिए कुछ नहीं किया। इस संसार में, इस सभ्यता में साधु का, संतों का, मौलवियों का, पादरियों का सम्मान क्यों किया जाता है? क्योंकि वो धर्म प्रचार करते हैं? नहीं, इसलिए किया जाता है क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया समाज के लिए। जो मतलब थोड़ा बहुत होता है दान कर देते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, और फिर मतलब संघर्ष करते हैं अपनी जीवन चालिका को, अपनी जीवन की गाड़ी को चलाने के लिए, साथ ही साथ समाज का उद्धार करने की कोशिश करते हैं। इसलिए एक सत्य जान लो, अगर साधु का ये कर्तव्य नहीं है कि वो गुफा में माला लेकर के बैठ जाए, साधु का ये कर्तव्य है कि वो समाज के लिए काम करे। भार्गव परशुराम तो हालांकि वो क्षत्रिय थे, माफ कीजिए वो ब्राह्मण थे, पर उन्होंने क्षत्रियों जैसे शस्त्र उठाए थे, समाज के कल्याण के लिए 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया। अब काफ़ी बेवकूफ़ बच्चे सवाल पूछते हैं, सर फिर क्षत्रिय आए कहाँ से? उनके भी अपने कुछ आदर्श और उसूल थे। वो क्षत्रिय जिसका विवाह हो रहा हो अभी अभी, या जिसको अभी अभी संतानोप्ति हो, उसको नहीं मारेंगे। वो क्षत्रिय जिसके रक्षण के लिए स्त्रियां आगे आ जाए, उसको नहीं मारेंगे। उसके अलावा जो बाकी लोग लड़ने आते थे उन्हें वो मार देते थे, है ना। और योद्धा जो है, कई बार क्या होता है कि मतलब उनको चुनौती दी है, और क्षत्रिय धर्म तो यही है ना कि कोई चुनौती दे तो युद्ध करना है, तो योद्धा जाकर के युद्ध करते थे, पर लड़ किससे रहे हैं? गंगा पुत्र देवव्रत की बात कुछ और है, पर सब महामहिम भीष्म जैसे योद्धा तो नहीं है ना। तो पॉइंट यहाँ पे क्या है सर? बच्चों पॉइंट यहाँ पे ये है कि उत्तम चरित्र जो है वो सोने की तरह है, पर उसमें थोड़ी व्यवहारिकता मिलानी पड़ती है बच्चों। ये जो है ये बहुत कमाल की बात है। जो लोग व्यवहारिकता मिला लेते हैं वो इनके जैसे, है ना, और इनके जैसे मदर टेरेसा, इन्होंने जीवन भर, हाँ मैं क्या बताऊं बच्चों, एक पता है, एक अपने एक्सपीरियंस से एक सच्ची सच्ची बात बताता हूँ। हेलो। हाँ, कि जब तुम्हारी उम्र में होते हैं ना बच्चों, या काफ़ी यंग होते हैं ना, अभी भी मैं काफ़ी यंग ही हूँ एक तरीके से। तो एनीवेज पॉइंट यहाँ पे ये है कि जब हम काफ़ी यंग होते हैं ना, तो हमारे दिमाग में यही आता है कि यार रिस्पेक्ट पानी है, मतलब इज्जत पानी है। ऐसा थोड़ी कि एवं ही आया एवं ही चला गया दुनिया से। पर एक चीज़ जो है वो हम भूल जाते हैं, जो मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में भी थोड़ा बताई थी इसी वीडियो में, कि जीवन इस बारे में है कि हम अनुभूति क्या कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कैसे कर रहे हैं। स्टीव जॉब्स सर का एक कमाल का कोट है कि तुम्हारा समय जो बहुत सीमित है, टाइम बहुत लिमिटेड है, टाइम इज़ वेरी लिमिटेड। द ओनली वे टू बी श्योर इज़ टू डू वॉट यू बिलीव इज़ ग्रेट वर्क। मतलब श्योर होने का या फिर तसल्ली पाने का, आश्वासित रहने का एक ही मार्ग है कि वो काम करो जो तुम्हें सच में लगे महान काम है। तो एक गलती बच्चों जो आपकी एज में नहीं करनी है, और अभी तो आप काफ़ी यंग हो, 11-12 जब भी क्रॉस कर लोगे तो उस एज में नहीं करनी है वो गलती। वो ये नहीं करनी कि कोई ऐसा विजन पकड़ लिया जिसका सिर्फ आउटकम आपको बहुत प्यारा है। फॉर एग्जाम्पल आपने सोच लिया मेरे को बॉलीवुड एक्टर बनना है, या फिर एक्टर बनना है, एक्टर बनना है, एक्टर बनना है ना। अब आपने विजन पकड़ा सिर्फ उसकी बाहर की चीज़ों की वजह से, मतलब सिर्फ आउटकम के लिए, सिर्फ उससे मिलेगा क्या उसके लिए, प्रोसेस को एंजॉय करने के लिए नहीं कि हाँ फेम मिल जाएगी, अलग अलग जगह इंटरव्यूज दे पाऊंगा, पैसे भी अच्छे खासे आ जाएंगे, बहुत कुछ कर पाऊंगा। लेकिन फिर क्या होता है ना कि बहुत मेहनत करके कर भी लो ना, मदर टेरेसा जैसे, या फिर शाहरुख खान जैसे, मदर टेरेसा तो एक्टर नहीं थी, मान लो शाहरुख खान जैसे बहुत फेमस एक्टर बन भी गए, तो खुशी नहीं होगी। और तुमको अगर ये लगता है ना कि रिस्पेक्ट पाना ही सब कुछ है, शोहरत पाना ही सब कुछ है, देखो हमसे कितने ज़्यादा सक्सेसफुल लोग पैदा होके जा चुके हैं। पर इन्होंने वो किया जिसमें इनका विश्वास था, और इन्होंने तो जीवन भर सेवा ही की लोगों की। उस समय इन्होंने भी सोचा होगा कि यार सेवा से क्या मतलब मिलेगा, मतलब कहाँ हम फेमस हो जाएंगे, कोई दूसरा काम करते हैं। अगर ये सिर्फ फेमस होने के बारे में सोच रहे होते ना, तो जीवन के अंत में इन्हें बहुत दुख होता। जब इनकी उम्र के हो जाते हैं ना, इनकी फोटो से लग रही होगी एज बहुत ज़्यादा है, तो बहुत दर्द होता है बच्चों, बहुत दुख होता है लास्ट में कि यार मैं तो शोहरत के पीछे भागता रहा, ये दुनिया तो बहुत जल्दी भूल जाती है।
तो मेरी शोहरत तो गई, मतलब क्या मैंने कुछ ऐसा किया जो मेरे लिए सच में मायने रखता है, जो मुझे खुशी दे सके? ये मायने रखता है बच्चों, ये काम जो है तुम्हें करना है। समझ पा रहे हो? है ना? मतलब हम जो है ना काफ़ी हमेशा आउटकम की वजह से सोचते हैं। हो सकता है ना जो मिडिल क्लास घर में पैदा हुआ है, जिसने गरीबी में अपना जीवन निकाला है, वो तो यही सोचेगा ना कि पैसा ही सब कुछ है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा, आज की दुनिया में मटेरियलिज्म हो काफ़ी ज़्यादा हो गया, पैसे से सब कुछ मिल सकता है। आज आपकी कोई जाति क्वालिफिकेशन नहीं, पैसा लो, कोई भी चीज़ सीखनी है, कोर्सेज खुले पड़े हैं, दुनिया भर के सीख सकते हो। नेशनल यूनिवर्सिटी पसंद नहीं है, पैसा दो, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी भी वीज़ा दे करके सिखाएगी, बस पैसा होना चाहिए। तो आज की डेट में आप पैसे से सब कुछ कर सकते हो। अच्छी चीज़ भी है, बुरी चीज़ भी है, इसके प्रोज भी है, कॉन्स भी है। एक प्रो तो ये हो सकता है कि अच्छा खासा पैसा कमा लो, फिर लाइफ आराम से जी सकते हो, फिर जो सही लगे वो कर सकते हो। बुरी चीज़ ये है कि पैसा पैसा, हाय तौबा, पैसा कर रहे हैं सब लोग। तो मैं बताना क्या चाहता हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बताना चाहता हूँ उस हर बच्चे को जो वीडियो देख रहा है, कि वो इस बात को समझ जाए सच में कि लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये फिगर आउट करना कि कौन सा चीज़ जो है ये आपके लिए सब कौन सी चीज़ जो है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती है, और उसी चीज़ में अपनी लाइफ इन्वेस्ट करना। क्योंकि बाद में मान लीजिए मदर टेरेसा जी के लिए लोगों की सर्विस करना, लोगों को उनकी देखभाल करना, उनकी चोटें साफ करना, अगर ये अच्छा काम नहीं होता और फिर वो ऐसे ही करती तो वो इतना काम कर ही नहीं पाती, उन्हें काम से घिन आने लगती। और अगर इतना काम करने के बाद उन्हें शोहरत नहीं भी मिलती तो भी वो खुश होती, क्योंकि उन्होंने वो किया जो वो करना चाहती थी, जिसने उन्हें खुशी दी। तो ये जो है ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लेखक इस पाठ में बच्चों आगे ये कहते हैं कि मेरे प्रिय, क्या कहेंगे उसको, रीडर्स को हिंदी में क्या कहेंगे, पढ़ने वाले, दर्शक तो नहीं, आपको तो दर्शक कह सकते हैं क्योंकि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो मेरे प्रिय दर्शकों, जीवन में अगर उत्तम आदर्श है, अगर बहुत अच्छे आइडियल्स है आपके, तो वो ब- तो वो बहुत तो वो बहुत अच्छे आइडल्स जो हैं प्योर सोने की तरह, शुद्ध सोने की तरह है। अब उसमें थोड़ा तांबा मिलाओ, यानी कि व्यवहारिकता, व्यवहार जो है लोगों के साथ अच्छे से करो। जो लोग ऐसा कर लेते हैं उनको ये दुनिया प्रैक्टिकल, ये स्पेलिंग मिस्टेक हुई है यहाँ पे, उनको ये दुनिया प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहती है। प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट यानी कि जो प्रैक्टिकली, देखो इंग्लिश में दो शब्द होते हैं, एक आइडियलिस्ट, एक पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट यानी कि PACIFIST, है ना। आइडियलिस्ट किसको कहते हैं? जो आदर्शवादी हो, जो आदर्शों की बात करे। मेरा आदर्श है कि मेरे घर में कोई भी आएगा, अगर फॉर एग्जांपल मेरा आदर्श नहीं है ये, मान लो, क्योंकि इस सभ्यता में कुछ ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने कोई खास पूजा पाठ नहीं की, छोटे मोटे कुछ या कुछ बड़े आदर्श रखे और बहुत मतलब आगे तक निकल गए। फॉर एग्जाम्पल किसी शख्स का ये आदर्श हो सकता है कि उसके घर में जो भी आएगा और एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम से ज़्यादा समय तक रुकेगा, उसे वो कभी खाली पेट नहीं जाने देगा। अब खाली पेट नहीं जाने देने का ये मतलब नहीं है कि 56 भोग करा करके भेजना है। उसका ये मतलब है कि कुछ ना कुछ भाई, चाय बिस्कुट कुछ तो खिला करके भेजो, खाली पेट मत भेजो। भले ही वो कुछ खा के आया हो, फिर भी अगर एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट से ज़्यादा देर रुका है तो कुछ ना कुछ तो खिला करके भेजो। अगर 56 भोग खिला सकते हो तो और बड़ी बात है ना। तो ये हो सकता है किसी का आदर्श हो, तो ये एक आदर्श का एग्जाम्पल हो गया, है ना। अब यहाँ पे ये आइडियलिस्ट लोग होते हैं जो आदर्शों की बात करते हैं। पैसिफिस्ट कौन होते हैं? जो हमेशा शांति में विश्वास रखते हैं, जो शांति बनाए रखने के लिए कुछ भी करते हैं, मतलब थोड़ा अपना नुकसान भी हो जाए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार, जान दो, मेरे को शांति चाहिए, और दूर हट जाते हैं वहाँ से। एक तरीके से कुछ कुछ ऋषि मुनियों की तरह, कि मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं देते, कोई ज़्यादा थोड़ा कुछ बोल भी दे तो चुपचाप चले जाते हैं। हाँ, अगर क्रोध आ जाता है तो अपने तपोबल की शक्ति से श्राप वगैरह दे दे, वो बात अलग है ना। प्रसन्न कर लो तो वरदान दे सकते हैं। पर जो ऋषि मुनियों की शक्ति से कुछ प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं ना, वो सही नहीं है। सबको अपने कर्मों से ही कुछ प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए। तो चलो, मैंने आपको आइडियलिस्ट और पैसिफिस्ट भी बता। अब लेखक लेखक आगे ये कहते हैं बच्चों कि ये जो प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट लोग होते हैं, जैसे मैंने आपको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की फ़ोटो दिखाई थी, मैंने आपको मदर टेरेसा जी की फ़ोटो दिखाई थी। ये जो प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट होते हैं ना, धीरे धीरे की होता है ना, इनके आदर्श जीवन के पीछे जाने लगते हैं। ये आपको पूरा दिख नहीं रहा होगा, ये जैसे पीछे लिखा है, धीरे धीरे के बाद पीछे हटने लगते हैं, और उनकी व्यावहारिक सूझबूझ ही सामने आती है। सोना पीछे पीछे रह जाता है, और तांबा जो है वो आगे आ जाता है।
तो अब हुआ क्या कि इनके जीवन के आदर्श पीछे रह जाते हैं और इनका व्यवहार सामने आ जाता है। ये क्यों लिखा गया है बच्चों? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मान लो कि हम मिल रहे हैं, ठीक है, ऐसे तो हम मिले नहीं हैं, और मैं तो चाहूँगा कि आप में से कुछ लोगों से तो मैं कभी मिल ही लूँ भविष्य में, लाइव सेशन भी हम ले सकते हैं। पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर हम नहीं भी मिले और भविष्य में कभी नहीं भी मिलेंगे, तो भी अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो आज या आज से 10 साल बाद, तो मतलब इस वीडियो के ज़रिए, इस स्क्रीन के ज़रिए और मेरे शब्दों के ज़रिए हम मिल चुके हैं। ऐसा कह करके दिल पे हाथ रख के हंस लेना, मुस्कुरा लेना। मुझे वहीं पाओगे, ठीक है। अब पॉइंट क्या है यहाँ पे सर? बच्चों पॉइंट यहाँ पे ये है कि जैसे मैं आपसे मिल रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मेरे आदर्श आपके सामने थोड़ी आएगा, आपको वो थोड़ी दिखाई देगा। आपको तो यही दिखाई देगा ना कि मैं आपको ट्रीट कैसे कर रहा हूँ, आपको तो यही दिखाई देगा ना कि मैं आपके साथ बात कैसे कर रहा हूँ। तो ये बातचीत, ये एक ट्रीट करना, यानी कि मेरा व्यवहार, मेरी बातचीत की शैली, तो लोगों को तो यही दिखाई देता है। तो जो उत्तम लोग होते हैं, ठीक है, उनके अंदर अच्छे आदर्श तो होते हैं, यानी कि प्योर गोल्ड है, उसमें थोड़ा तांबा होता है, यानी कि वो व्यवहारिकता भी होती है, उन्हें लोगों के साथ व्यवहार करना आता है। तो क्या होता है, अब लोगों को तो व्यवहार ही दिखता है, तो उनका व्यवहारिकता जो है, उनकी उनकी सूझबूझ सामने आती है, ठीक है, उनकी, और सोना पीछे पीछे रह जाता है, यानी कि उनके आदर्श जो हैं बच्चों, वो उनके अंदर होते हैं, और उनके बाहर उनकी सूझबूझ, उनके व्यवहार करने की शैली, वो अच्छे से बिहेव करेंगे। अच्छे से बिहेव करने का मतलब नहीं है कि छींकने से पहले हाथ रखो और खांसने के समय मुंह पे रुमाल, तो ये अच्छी आदतें हैं, पर मैं कर्टेसी की बात नहीं कर रहा, मैं फॉर्मेलिटी की बात नहीं कर रहा। व्यवहारिकता का मतलब है कि वो अपना व्यवहार करना जानता हो, जब वो गलत होगा तो नज़रें झुका लेगा कभी कभी। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हर जगह ऐसा करो, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट ऐसे भी कई लोग हैं जो मतलब अगर आप झुकोगे तो आपको झुकाने में इंटरेस्टेड होंगे, ना कि आपको उठाने में और आपको माफ़ करने में, ठीक है। पर व्यवहार करने का मतलब कि अपनी सीमा पता होनी चाहिए कि गुरु से कैसे बात करना है, माता जी से कैसे बात करना है, कुछ कुछ ये जो चीज़ें अगर आपको पता है, मित्र के साथ द्रोह नहीं करना। अगर मुझसे कुछ भी सीखा है ना बच्चों, तो 4 काम कभी मत करना। गौ हत्या कभी मत करना, ब्राह्मण या फिर किसी भी पादरी या मौलवी का धन कभी मत लूटना, ठीक है, और फिर कभी मित्र के साथ द्रोह मत करना। कोई भी बहुत अच्छा दोस्त हो ना, छोटे मोटे दोस्तों के साथ तो चलता है, पर कोई भी अगर अच्छा दोस्त हो तो कभी उसे धोखा मत देना। हाँ मतलब कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, उसका टिफ़िन खा लिया, तुमने भी उसका टिफ़िन खा लिया, चलता है उतना, ठीक है। और चौथी चीज़ क्या है कि मतलब कभी भी अगर सच में कभी कुछ किसी को बताना हो ना, तो अच्छे से बताना कभी भी। नॉलेज जो है, क्योंकि सुपरफिशियल लेवल का जो होता है ना, वो आगे जा कर के बहुत नुकसानदायी होता है। और फिर कहीं ना कहीं जो है, अगर खुशी मिले तो करो, ना मिले तो मत करो, क्या दिक्कत है ना? अगर मन कर रहा है खुश रहने का तो रहो, मन नहीं कर रहा है तो मत रहो। किसी के बाप का कर्जा देना है क्या? खुश रहो, मुस्कुराओ, इसी क्षण में जियो, खूब जियो, जी भर के जियो। हाँ। जियो के नेट से भी कोई बच्चा देख रहा है क्या ये वीडियो? अरे बड़े तेज हो गए हैं बच्चे आजकल। हाँ, तो मतलब नहीं, अच्छा है, मतलब कोई ख़राब बात नहीं है, ऐसा काफ़ी सस्ता डेटा हो गया है अब तो भारत में। उपयोग करो, स्वर्णीय युग है, आज से 10-20 साल पहले ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है। तो व्यवहारिक सूझबूझ सामने आती है, क्यों सामने आती है? क्योंकि लोगों का चरित्र ही तो आपको सामने से दिख रहा है ना, वो अंदर क्या सोच रहा है मेरे को क्या पता? प्रोफेसर एक्स हो क्या तुम कि मन की बात पढ़ोगे? नहीं ना। तो इसलिए ये अंदर की सूझबूझ जो है वो अंदर रहती है, और चीज़ें जो हैं वो बाहर आ जाती हैं। क्या बाहर आता है? व्यवहारिकता या तांबा जो है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे मोहनदास करमचंद्र गांधी जी की बात की गई है, हमारे राष्ट्रपिता या बापू की बात की गई है। कुछ लोग ये कहते हैं, चंद लोग कहते हैं कि गांधी जी प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे। प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट मैंने आपको बताया आदर्शवादी। प्रैक्टिकल यानी कि आपको पता है ना, एक थ्योरी होता है, एक प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल मतलब उनके जो भी आदर्श थे उनको प्रैक्टिकली उन्होंने करके दिखाया, वो अपने रोज़मर्रा की जीवन में उनका इस्तेमाल करते थे। कुछ लोग होते हैं ना बच्चों, जो सिर्फ मन में ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने बनते हैं, बुनते हैं, मन में ख्याली पुलाव बनाते हैं, मन में आदर्श रख लेंगे कि मतलब मैं कभी किसी लड़की के साथ बदतमीजी नहीं करूँगा, छोरियाबाजी की नज़र से नहीं देखूंगा, और अंदर से देखेंगे। ठीक है, होता है सबके साथ होता है सर, आपके साथ? अबे मैं कहाँ बीच में आया, तुम्हारी बात चल रही है, ठीक है। पॉइंट यहाँ पे ये है कि हाँ मैं कहा था, हाँ, कि प्रैक्टिकल आइडिया, कुछ लोग होते हैं ना जो मतलब
थ्योरी के आइडियलिस्ट होते हैं, जो मतलब मन में आइडियल्स की बात करते हैं, मन में आदर्शों की बात करते हैं, सच में कुछ नहीं करते। प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट जो भी उसके आदर्श हैं उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करता है, यानी कि उसका अपने जीवन में अनुसरण करता है। सर ज़्यादा शुद्ध हिंदी हो गया, उसको अपने जीवन में उपयोग करता है या अपने आदर्शों से जीता है, इतना ही आप लिख सकते हो। जो प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट नहीं है वो आदर्शों के बारे में सिर्फ सोचता है। हो सकता है कि किसी और के आदर्शों का सम्मान करे, किसी और के आदर्शों को देखकर ताली सीटी बजा दे, लेकिन कभी भी उसका मतलब अनुसरण नहीं करता या उन आदर्शों के हिसाब से जीवन नहीं जीता। तो गांधी जी के अच्छे आदर्श तो थे, शुद्ध सोना तो था उनके अंदर, और पर वो उन आदर्शों पे जीते भी थे, तो प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे। प्लस जो है उनकी व्यवहारिकता, जो है व्यवहारिकता को वो पहचानते थे। वो जानते थे कि मनुष्य जो है वो ये भूल सकता है कि आपने उनके साथ क्या किया क्या नहीं किया, पर आपने उन्हें कैसा महसूस करवाया ये मनुष्य कभी नहीं भूलता। गांधी जी इस बात को भली भांति जानते थे। उन्होंने तो मतलब दलितों को या उन लोगों के साथ जो समाज के उपेक्षित वर्ग थे, इग्नोर्ड वर्ग थे, है ना, उनको भी उन्होंने हरिजन कह करके बुलाया। ईश्वर के लोग कह के, ईश्वर के लोग तो हम सब है, पर उनको भी खास तौर पे हरिजन बोल करके सम्मान दे करके वो बुलाते थे गांधी जी, है ना। तो वो जो है वो व्यवहार की कीमत जानते थे। तो गांधी जी इसलिए सबसे अच्छा व्यवहार करते थे। एक कहानी भी है ना बच्चों, कि एक माता जी जो है वो अपने एक सुपुत्र को लेकर के जाती हैं गांधी जी के पास और बोलती हैं कि बापू आपने मेरे कुछ प्रश्नों के, वो और भी कुछ प्रश्न पूछती हैं, बापू उत्तर दे देते हैं, अच्छी खासी बातचीत हो जाती है। फिर वो बापू से पूछती हैं कि मेरा जो बच्चा है ना ये मिठाई बहुत खाता है, मतलब मिठाइयाँ इसको आज़ाद भारत से पहले की बात है, तो कुछ कुछ मिठाइयाँ इधर उधर से मिल जाती होंगी, तो बच्चे को मिठाई खाना बहुत पसंद था। और बच्चे के पिता थोड़ा अच्छी आमदनी भी कर लेते थे, तो बच्चा उनसे मतलब जिद करके पैसे लेकर के बाज़ार से रोज़ मिठाइयाँ खाता था। तो कहती हैं ये मिठाई बहुत खाता है, आप इसको क्या समझा सकते हैं कि इतनी मिठाई खाना इसकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो बापू मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि अभी आज तो नहीं, थोड़ा 2-3 दिन बाद इसको लेकर के आना, तो मैं समझा दूंगा, प्यार से बोल देते हैं। तो उनको लगता है ठीक है, बापू को अभी कुछ काम होगा, 2-3 दिन बाद आते हैं। तो बापू जो होते हैं बोलते हैं कि और कुछ दिन रुक जाते हैं ना, कुछ दिन बाद लेकर के आ जाना। फिर वो कुछ दिन बाद फिर लेके आती हैं। फिर बापू जो होते हैं वो फिर मुस्कुराने लगते हैं, बोलते हैं समझाना थोड़ा मुश्किल है। फिर जो औरत होती हैं वो बोलती हैं क्या बात कर रहे हैं बापू, आप तो मतलब इतने अच्छे व्यक्ति हैं, लोग आपका सम्मान करते हैं, आप कोशिश तो कीजिए, आप समझाएंगे ये समझ जाएगा, आप समझाइए तो कहते हैं मैं किस मुंह से समझाऊं, मैं खुद मिठाइयाँ बहुत खाता हूँ। तो जब मैं खुद ये आदत नहीं छोड़ पाया अभी तक, तो मैं इससे कैसे कहूँ। मैंने तुमको इतने दिन का समय दिया, क्योंकि हमारे आश्रम में भी मिठाइयाँ बनती हैं औरों को बांटने के लिए भी, तो मैं भी काफ़ी मिठाइयाँ खाता हूँ रोज़ खाने के साथ। तो मैं भी मिठाइयाँ खाना मतलब मिठाइयाँ खाना छोड़ने की कोशिश कर रहा था। समझ पा रहे हो कहानी क्या है। तो ये जो शख्स है ना, ये लोगों के साथ व्यवहार अच्छा करते थे, हमेशा विनम्रता से बात करते थे, तो ये व्यवहारिकता को जानते थे, उसकी कीमत जानते थे कि लोग जो हैं वो अपने साथ किया हुआ व्यवहार कभी नहीं भूलते। इसलिए वे अपने विलक्षण आदर्श चला सके। विलक्षण यानी कि गांधी जी के आदर्श जो है बहुत हटके थे। वो आपने सुना भी होगा ना, लोग बोलते हैं कि गांधी जी का था कि अगर कोई एक गाल पे चाटा मारे तो दूसरा गाल आगे करो। इसके ऊपर लोग काफ़ी जोक्स भी बनाते हैं, पर इन शख्स के आदर्श जो है विलक्षण थे। कुछ कुछ महाभारत के महामहिम भीष्म की तरह। मैं तुलना नहीं कर रहा, महामहिम भीष्म का चरित्र बहुत उत्तम है, मैं बस बता रहा हूँ कि इनके आदर्श कुछ ऐसे थे कि मतलब कुछ कुछ प्राण जाए पर वचन ना जाए। इनके मतलब इतने हार्श कह सकते हैं, इतने कठोर आदर्शों का भी ये पालन कर पाए, क्योंकि इनका व्यवहार अच्छा था। मैंने कहा था ना बच्चों, आप अंदर से अगर बहुत ज़्यादा अच्छे हो ना, और अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं है तो कुछ नहीं हो पाएगा। और अंदर से मतलब उतने अच्छे नहीं हो पर व्यवहार अच्छा है तो सब कुछ हो जाएगा। हमेशा अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखो। जैसे ये भी एक मुहावरा है ना कि जिस जबान से हम बात करते हैं ना, इसी जबान से आदमी पान भी खाता है और जूता भी खाता है। इसलिए हमेशा सोच समझ करके बोलना चाहिए। अरे बढ़ जाओ ससुरा। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं।
पर गांधी जी कभी आदर्शों को व्यवहारिकता के स्तर पर उतरने नहीं देते थे। आदर्श जो हैं वो व्यवहार के स्तर पे नहीं उतरते थे। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल बच्चों की किसी का यह आदर्श है कि वो मतलब कोई साधु संत बन गया, समझो कोई दूसरा शख्स है XYZ या ABC, और उसका आदर्श है कि वो कभी किसी स्त्री के साथ या पुरुष के साथ संबंध नहीं बनाएगा, मतलब शादी वगैरह नहीं करेगा। ठीक है, ये मानो किसी लड़के का आदर्श है। तो अब वो अपने आदर्श दूसरों के ऊपर थोपेगा नहीं। वो दूसरों से भी यही उम्मीद नहीं करेगा कि अरे तुम भी ऐसा ही करो, यही सही तरीका है। एक सत्य जान लो बच्चों, धर्म औपचारिकताओं या विधियों के अधीन नहीं होता। धर्म अपने कर्तव्यों और दूसरों के अधिकारों के संतुलन का परिणाम होता है। सर मतलब क्या है कि धर्म जो होता है ना बच्चों, वो कभी औपचारिकता, मतलब धर्म जो है वो कभी प्रोसेस क्या है, रूल क्या है, रेगुलेशन क्या है, नियमों के बारे में नहीं होता। धर्म जो होता है वो तो इस बारे में है कि मेरी ड्यूटीज क्या है और दूसरे के राइट क्या है। अपने कर्तव्य और दूसरे के अधिकार के बारे में होता है। तो सच में कभी अगर ये जानना हो ना कि कौन सच में धर्मात्मा है, कौन सच में धर्म का ज्ञान रखता है और कौन नहीं रखता, तो देखना कि वो बातें कैसे करता है। जो हमेशा औरों को बोलता है ना कि स्त्री का ये धर्म है, पुरुष का ये धर्म है, और मतलब गृहस्थ का ये धर्म है, पशु का ये धर्म है, वो मूर्ख है, उसको ज्ञान नहीं है, सरक लो वहीं से। जो हाँ, लेकिन जो हमेशा अपने बारे में बात करे, दूसरों को उनके कर्तव्यों के बारे में बताए कि इसका ये कर्तव्य है, अपने कर्तव्य के बारे में बात करे और दूसरों की उनके अधिकार से वंचित ना रखे। जैसे मेरा ये कर्तव्य है कि मैं आपको ज्ञान दूं, आपका ये अधिकार है कि आप सच्चा ज्ञान प्राप्त करके जाएं, और इसलिए मैं उससे आपको वंचित नहीं रखूंगा। जो सच में आपके लिए जानने योग्य है, चैप्टर सच में जिस बारे में है, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो गांधी जी जो है वो व्यवहारिकता के आदर्शों के, माफ कीजिए, पर गांधी जी कभी आदर्शों को व्यवहारिकता के स्तर पर उतरने नहीं देते थे कि आदर्श जो है वो व्यवहार में उतरे, सही नहीं है हमेशा। कि अगर तुम गुटखा नहीं खाते तो दूसरे गुटखा खा रहे, मतलब मना करो, पर अब वो गुटखा खा रहे हैं तो तुम उनसे नफरत करने लगो, ये भी तो सही नहीं है। उसकी ज़िंदगी है, वो अपने जीवन में जो चाहे वो कर सकता है। हाँ, किसी का कत्ल वगैरह कर रहा है तो तुम्हारा काम है एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते उसे रोकना। तो पॉइंट यहाँ पे है कि गांधी जी जो है ना वो अपने आदर्श को व्यवहार में नहीं उतरने देते थे। मतलब व्यवहार तो सबके साथ अच्छे से विनम्रता के साथ करते थे। ये सिर्फ गांधी जी की बात नहीं हो रही, इन जनरल बात हो रही है, नहीं यहाँ गांधी जी की बात हो रही है, सॉरी। तो वो यही करते थे, सबके साथ व्यवहार अच्छा करते थे, बल्कि व्यवहारिकता को आदर्शों के स्तर पर चढ़ाते थे, कि अपना जो व्यवहार है उसको आदर्शों के स्तर पर चढ़ाते थे। वे सोने से तांबा नहीं बल्कि तांबे से सोना निकालकर इसकी कीमत बढ़ाते थे, इसलिए सोना ही हमेशा आगे रहता था। कि व्यवहार, सर एक तो हमें पता है कि आदर्श से व्यवहार कैसे निकलता है। कि फॉर एग्जाम्पल किसी का आदर्श है कि वो शादी नहीं करेगा, फॉर एग्जाम्पल, तो उससे व्यवहार कैसे निकलेगा कि हाँ उसका ये आदर्श है, तो वो लोगों को जज करने लगेगा जो शादीशुदा है या जो हवस के पुजारी हैं, मतलब जो जो माशुकाओं के पीछे घूमते हैं, है ना। और या वो लोगों को जज करेगा या लोगों को पसंद नहीं करेगा, ये हम समझ सकते हैं। पर आप मुझे ये बताइए सर कि व्यवहार से आदर्श का क्या रिलेशन है? उसका रिलेशन ये है कि लोग अपने व्यवहार से अपने आदर्श बदल देते हैं कई बार, है ना। तो यहाँ जब कहा जा रहा है ना कि गांधी जी जो है वो तांबा नहीं बल्कि सोने से तांबा नहीं, तांबे से सोना निकालते थे, कि गांधी जी जो हैं वो तांबे से, कहाँ गया, हाँ, कि वो अपने व्यवहार से आदर्श बनाते थे। यानी कि बच्चों फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं आपके लिए एक आदर्श सेट कर रहा हूँ। मैं आपके साथ मेरी तरफ देखो, मेरी आवाज़ की ओर ध्यान दो। मैं आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहा हूँ? मैं आपके साथ, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं गलत हो सकता हूँ, अच्छा व्यवहार कर रहा हूँ, अच्छा पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं जो आपको व्यवहार, मैं आपके साथ जो भी जैसा बिहेव कर रहा हूँ आपके साथ, इससे आपके माइंड में एक इम्प्रेशन फॉर्म हो रहा होगा मेरा, है ना। और इससे हो सकता है कि आप अपने भी कुछ आदर्श बना लो, कि हाँ शुभम सर से मैंने ये सीखा था, कि शुभम संभव से या शुभम गुप्ता सर से, कि मतलब हम जो है ना, हम कभी भी अगर किसी को कुछ भी समझा रहे हैं तो ज़रूरी है कि ख़ास तौर पे अगर टीचिंग कर रहे हैं या फिर कुछ अच्छा समझा रहे हैं तो उसको उसकी कोर वैल्यू समझाई जाए। क्योंकि बच्चा या कोई भी शख्स जब कोर वैल्यू या फ्रॉम द रूट जानता है ना किसी चीज़ को, तो उसकी उस चीज़ को भूलता नहीं है। आज से 10-20 साल बाद अगर उस चीज़ का फॉर्मेट भी चेंज हो जाए, फिर भी फ्रॉम द कोर तो चीज़ वही है
है ना, कि जैसे पेड़ जो है वो पौधे से पेड़ बन जाए, माफ़ करना, बीज जो है वो पौधे से पेड़ बन जाए, पर जड़ जो है वो हमेशा रहती है, वो बीज का अंश जो है वो पेड़ में हमेशा रहता है। ये नहीं भूलना चाहिए कि अरे ये तो बड़ा पेड़ हो गया तो बीज मर गया, नहीं, ये पूरा पेड़ वो बीज ही है। जैसे जब पेड़ से पतझड़ में टूटी पत्तियां, इस चैप्टर का शीर्षक है ना, पेड़ से जब सूखी पत्तियां झड़ करके गिर जाती हैं ज़मीन पर नीचे, तो लोगों को लगता है पत्तियों का अंत हो गया। नहीं बच्चों, सच्चा ज्ञान तो ये है कि वो पत्तियां जो हैं मिट्टी में मिल जाती हैं, और वो मिट्टी में पौष्टिक तत्व बनाती हैं, और वही मिट्टी जो है उसी सेम पेड़ की जड़ों को पोषण देती है। तो वो जो पत्ता है वो मरा नहीं है, अब वो पेड़ की जड़ों में है, फिर पेड़ के पत्तों में आएगा, टहनियों में आएगा, हो सकता है पेड़ के फल में आएगा। समझ पा रहे हो? तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि अपने व्यवहार से आप दूसरों को इंस्पायर कर सकते हो कि वो अपने आदर्श बनाए, या अपने व्यवहार से आप अपने खुद के आदर्श भी बना सकते हो। तो गांधी जी यही करते थे, इसलिए सोना ज़्यादा बाहर दिखता था कि उनके अच्छे आदर्श जो हैं वो हमेशा बाहर दिखाई देते थे इस वजह से। वैसे गांधी जी के ऊपर एक कमाल की फिल्म बनी थी, ठीक है, मुझे उन एक्टर का नाम याद नहीं आ रहा, हॉलीवुड ने बनाई थी, काफ़ी सही फिल्म है, तो आप देख सकते हैं किसी का मन हो तो। वैसे हम सोच रहे थे कि ऐसा एक चैनल खोले जिसपे मूवीज़ की कोर वैल्यू भी बताई जाए, देखते हैं। लेकिन व्यवहारवादी लोग हमेशा सजग रहते हैं, लाभ हानि का हिसाब लगाकर ही कदम उठाते हैं। अब यहाँ पे देखो, व्यवहारवादी लोगों की बात की जा रही है। अब बच्चों ये जो पार्ट है ना, पहली कहानी, इसमें 3 शब्द हैं। 3 शब्द कौन से हैं सर? पहला शब्द जो है इसमें ये है, वो है आदर्शवादी। दूसरा शब्द है व्यवहारिकता, तीसरा शब्द है व्यवहारवादी। आदर्शवादी आइडियलिस्ट, आदर्शों में विश्वास रखने वाला। व्यवहारिकता यानी कि वो इस बारे में कि आप लोगों के साथ व्यवहार कैसा करते हो। व्यवहारवादी वो शख्स जो हमेशा व्यवहार के बारे में, हमेशा आसपास की चीज़ों के बारे में सोचता रहे, लाभ हानि के बारे में, यानी कि टू द पॉइंट, हमेशा प्रॉफिट लॉस या अपने आसपास की चीज़ों के बारे में सोचता रहे, उसको सोचकर ही उसके बारे में कदम उठाएगा। तो ऐसे लोग जीवन में सफल हो भी जाए ना, तो भी ये दूसरों के लिए कुछ नहीं कर पाते। कि मतलब हाँ, आपने 3 ताला घर बनवा लिया, परिवार को सुखी ले लिया, हांगकांग घुमाए, हर 6 महीने में लंदन घुमा करके लेके आए, समाज का क्या कल्याण किया? जैसे मैं भी ये जो काम कर रहा हूँ, मैं ये काम शायद कभी नहीं करता, मेरे अपने कुछ सपने हैं, मैं साइड बाय साइड कुछ कर रहा हूँ, पर कहीं ना कहीं ये लगा कि हो सकता है कि क्योंकि यूट्यूब पे जो कंटेंट जाता है वो सालों तक रहेगा, तो हो सकता है कि आने वाले 5-10 साल बाद भी कोई बच्चा इसे देख करके काफ़ी आगे निकल सकता है, कुछ सीख करके आगे जा सकता है। समझ पा रहे हैं आप? है ना? तो मतलब कुछ ऐसा काम जो लोगों के लिए काम आए, समाज के लिए काम आए। ये नहीं कि आपने सिर्फ अपनी ज़िंदगी अपने लिए जी और चले गए, कि आपने समाज के लिए कुछ किया। तो व्यवहारवादी लोग जो है ना, वो अपने लिए अच्छे से अच्छा कर ले, पर असल में उनसे समाज को कोई लाभ नहीं है। तो ऐसे लोग जो हैं इनसे कुछ नहीं होगा। पर कुछ लोग होते हैं जैसे कि राजा राम मोहन रॉय जी हो गए, है ना, स्वामी विवेकानंद जी हो गए, बाप रे इनके तो क्या कहने, है ना, ऐसे काफ़ी लोग जो हैं, महात्मा गांधी जी हो गए, ऐसे काफ़ी लोग जो हैं ये समाज के काम आ जाते हैं। अब चलो आगे बढ़ते हैं। पतझड़ में टूटी पत्तियां, पहली कहानी हमने ख़त्म कर दी है बच्चों। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को अभी मैं 2 पार्ट में कर देता हूँ, कि एक पार्ट में मैंने आपको पहली कहानी बताई, गिन्नी का सोना, दूसरे पार्ट में मैं आपको दूसरी कहानी बताऊँगा। आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी, वीडियो शेयर करने के बारे में बात नहीं कर रहा, फ्रेंड्स के साथ भी या टीचर्स के साथ भी जब कभी भी ये चैप्टर डिस्कस करोगे या फिर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा ना, तो एक बात हमेशा याद रखना कि कई बार एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं पता होता क्या लिखना है, पर फिर भी अगर तुमको थोड़ा सा भी अंदाज़ा है ना कि चैप्टर किस बारे में, अगर उसी बारे में भी लिख दोगे ना, टीचर मार्क्स ज़रूर देगा बच्चों। सामने कोई इंसान ही बैठा है मार्क्स देने के लिए। खुश रहो बच्चों, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। चलिए, मैं हूँ शुभम गुप्ता या शुभम संभव। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। रिसेंटली ये लॉकडाउन में मैं अपने यूट्यूब के कमेंट सेक्शंस में काफ़ी एक्टिव हूँ, तो आप देख सकते हैं। एनीवेज, आपके समय के लिए शुक्रिया।